Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 11th Accounting. So students, Class 11th Accounting में आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ अकाउंट। अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 11th अकाउंटिंग में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids are तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और समझना शुरू करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं दो चीजें जिसमें डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे देख सकते हैं 3 लाइन की डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये जो 3 लाइन की डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं जिसमें ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज हैं, तो ये बुक लैंग्वेज है। हालांकि आपको एग्जाम में जो है वो ये वर्ड्स लिखने होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें से कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको कुछ आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा अकाउंटिंग का मतलब। स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी अकाउंट्स क्यों बनाती है, अकाउंटिंग क्यों करती है? तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है एक रिकॉर्ड रखने के लिए। चीजों का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। अब पिछले साल जो हुआ है वो अगर आज मुझे याद नहीं है तो कोई ना कोई अगर रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया होगा तो वो मुझे याद दिला सकता है। एक कंपनी में लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरे साल में, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो जो कंपनी का साइज है उसके हिसाब से उसकी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। सो सारी ट्रांजैक्शंस याद करना किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। तो इसलिए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। कंपनीज अपने रजिस्टर्स मेंटेन करती है, अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, जिसकी वजह से अगर कोई इंफॉर्मेशन उनको पास्ट से चाहिए तो वो वहां से निकाल पाए। इसके अलावा अकाउंटिंग और कहां जरूरी होती है? कंपैरिजन करने के लिए। अब मुझे पिछले साल और इस साल के प्रॉफिट्स में अगर कंपैरिजन करना है तो इसके लिए मुझे अकाउंट्स बनाने जरूरी होंगे। मुझे अगर ये जानना है कि मेरी कंपनी कितना ग्रो हुई है, मेरी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए मुझे अकाउंट्स बनाने जरूरी होंगे, रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। उसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, अकाउंटिंग यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से लोग होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं? आप खुद ही सोचिए। देखिए, ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं जो कंपनी की इंफॉर्मेशन और कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, वो ये समझना चाहते हैं। तो इसके लिए 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले इंटरनल यूजर्स, जो कि कंपनी के अंदर ही बैठे हुए हैं। कंपनी के अंदर अगर कोई यूजर है तो उसको बोला जाता है इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाते हैं? देखिए, इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले तो आ जाती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट किस तरह से यूज करती है अकाउंट्स को? अब अकाउंट्स में साफ साफ नजर आता है कि कंपनी की क्या कमी रही है, और अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो हमने कौन से स्टेप्स लिए थे जो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और मैनेजमेंट का क्या काम होता है? कंपनी के कामों को मैनेज करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, उसके अलावा कंट्रोल करना, सबसे बड़ा काम। तो ये सब काम कैसे हो सकते हैं? अगर उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड नहीं रहेंगे, तो वो कहां से ये जान पाएगी कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा अगला प्लान क्या बनेगा? तो यहां पे मैनेजमेंट जो है वो अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से एनालाइज करती है, अच्छे से पढ़ती है, जिससे कि वो आगे के प्लान्स बना सके, आगे की पॉलिसीज डिसाइड कर सके। तो ये एक इंटरनल यूजर हो गया, कंपनी के अंदर ही होती है मैनेजमेंट। ठीक है। दूसरे सेकंड नंबर पे आते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो कंपनी का काम कर रहे होते हैं। अब इनके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है, इनके लिए अकाउंट्स क्यों जरूरी है? देखिए स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज की सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। अगर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो एम्प्लॉइज की सैलरी भी अच्छी बढ़ेगी। तो एम्प्लॉइज को ये तो पता होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो फायदे में जा रही है या नुकसान में जा रही है।
कि हमको आने वाले टाइम में क्या ये जो जॉब हम कर रहे हैं ये हमारे पास रहेगी भी या नहीं, या कंपनी इतना लॉस में पहुंच जाएगी कि हमको जॉब से ही निकाल दे। तो इसीलिए एम्प्लॉयज को ये इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग से कि उनकी जो सैलरी है क्या वो जस्टिफाई कर रही है उनके काम को, कहीं ऐसा तो नहीं काम ज्यादा है सैलरी कम है। क्लियर? तो एम्प्लॉयज इस चीज का ध्यान रखते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयज को बोनस चाहिए होता है, एम्प्लॉयज को और भी तरह के इंसेंटिव चाहिए होते हैं काम के लिए, तो वो कहां से मिलेंगे? अकाउंट से उनको पता लगेंगे कि इतना हमको फायदा हुआ जिसकी वजह से कंपनी ने हमको बोनस दिया। क्लियर? तो इंटरनल यूजर्स ये हो गए। उसके अलावा टॉप लेवल मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट तो आ जाती है मिडिल लेवल में, क्योंकि ये मिडिल लेवल में काम करती है मैनेजमेंट। बेसिकली जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो मिडिल लेवल में काम करते हैं। हालांकि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाते हैं? सीईओ, एमडी, ये जो ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, ये सारे आ जाते हैं। तो इनको भी अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ये भी बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। ये कंपनी को चलाने के बारे में डिसीजन ना लेके नई न्यू ब्रांचेस खोलने के बारे में या नई जो बड़ी पॉलिसीज हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इनको भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों जरूरी है? देखिए गवर्नमेंट के लिए अकाउंट्स क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट हर चीज में टैक्स लगाती है, हर चीज में बीच में आके टैक्स लगाती है, आपको पता है। आप छोटे से छोटा सामान खरीदते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स देना होता है। तो क्या गवर्नमेंट कंपनीज को छोड़ देगी? नहीं, गवर्नमेंट कंपनी से भी टैक्स लेगी, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ये प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाता है। तो कंपनी को अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट अकाउंट्स चेक करती है कि कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को। इस तरह से जो कैलकुलेशन है टैक्स की वो होती है। तो गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गए अकाउंट्स, ठीक है। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, देखिए इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं? जो किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा ग्रो हो सके, उनके जो मनी है वो बढ़ सके। उसके अलावा जो कंपनीज हैं उनको भी फायदा हो सके। कंपनीज के पास अगर फंड्स की कमी है तो लोग पैसा देते हैं उनको ताकि उनका काम ना रुके। तो ये डबल ग्रोथ हो जाती है एक तरह से, इन्वेस्टर की भी ग्रोथ है, कंपनी की भी ग्रोथ है। तो इन्वेस्टर्स क्या उन कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे जिसमें नुकसान हो रहा है, जिसमें 3-4 साल से लगभग नुकसान होता आ रहा है, जो कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई है? उसमें कभी नहीं लगाएंगे, बल्कि ऐसी कंपनी से तो इन्वेस्टर्स पैसा और निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स अकाउंट्स चेक करते हैं किसी कंपनी का और वो देखते हैं कि इसकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है और पिछले कुछ सालों से इसने अच्छा प्रॉफिट भी कमा के दिया है, तो उसमें बिल्कुल लगाएंगे पैसा। हम यही सब देख के तो इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कोई कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा लगता है तो हम उसमें पैसा लगाते हैं। तो इन्वेस्टर्स वहां पे यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। और कौन हो सकता है? सोचिए, आउटसाइडर्स में गवर्नमेंट हो गई है, इन्वेस्टर्स हो गए हैं, और कौन हो सकता है? देखिए कॉम्पिटिटिव फर्म्स। देखिए बहुत सारी कंपटीशन में फर्म्स चल रही होती हैं। हमारी एक ही कंपनी तो है नहीं जो वो वाला सामान बना रही है जो हम बना रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन, मार्केट बहुत बड़ी होती है तो जिसमें कंपटीशन भी बहुत बड़े लेवल का होता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमको ये पता लगता है कि हमारा कंपटीशन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो कंपटीशन है, जितनी भी कंपनीज हैं मार्केट में जो बिल्कुल वही सामान बना रही है जो हम बना रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, तो हमको ये जानना जरूरी है उनको प्रॉफिट क्यों हो रहा है, ताकि हम भी कुछ अपनी प्लानिंग चेंज करें। हो सकता है हमने गलत प्लान्स बनाए हों, गलत तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको, तो यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो कॉम्पिटिटर्स को भी जरूरी है और हमको भी जरूरी है कि कॉम्पिटिटर्स के अकाउंट्स को चेक करें रेगुलर बेसिस पे, ताकि हमको इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा बैंक्स किस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती हैं? देखिए अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, मेरी कंपनी को लोन चाहिए तो बैंक के पास जाऊंगा, सबसे अच्छा ऑप्शन बैंक ही होता है। अगर मुझे कई साल से नुकसान होता आ रहा है तो क्या मुझे बैंक लोन देगी आसानी से?
बिल्कुल नहीं देगी। बैंक कहेगी पहले अपने फाइनेंशियल पोजीशन को तो सही करो, उसके बाद हम लोन देंगे आपको। लेकिन अगर मेरी कंपनी फायदे में चल रही है और मैं अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता हूं, एक और ब्रांच खोलना चाहता हूं अपने इंडस्ट्री की, तो वहां पे मुझे अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो बैंक मुझे जरूर लोन देगी, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में मैं ये ग्रोथ के लिए मांग रहा हूं और प्लस मेरा जो पास्ट में प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको ये बताया है कि जो अकाउंट्स बनते हैं, एक कंपनी अकाउंटिंग जो करती है उसके यूज कहां कहां होते हैं। इंटरनली भी यूज होते हैं, एक्सटर्नली भी यूज होते हैं। तो अकाउंटिंग बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन करने से पहले ये आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको रफली बता दिया है। हालांकि आगे वाले वीडियोस में मैं आपके लिए ये भी लेके आऊंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं, अकाउंट्स की और क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। आप यहां देख सकते हैं अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखिए सबसे पहले तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है सिस्टमैटिक प्रोसेस, और सिस्टमैटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो सिस्टम के हिसाब से चले। अब ये सिस्टम के हिसाब से मतलब स्टेप वाइज चले। इसमें जो भी काम हो पहले एक के बाद एक स्टेप लेके हो, पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही डिसाइडेड है कि सबसे पहले हमको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। ऐसा प्रोसीजर बना हुआ है और उसी स्टेप को फॉलो करके आपको सारे काम करने हैं। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने फर्स्ट स्टेप लिया, उसके बाद सीधा 5वां स्टेप ले लिया, उसके बाद फिर आगे सेकंड स्टेप पे। तो इसको सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं बोलते हैं। तो क्लियर? तो ये वर्ड मेंशन करना डेफिनेशन में जरूरी है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, अब देखिए यहां पे 7 चीजें आपको बताई जाएंगी। टोटल 7 स्टेप होंगे और ये सातों के सातों आपको डेफिनेशन में मेंशन करने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। और इसको याद करने में आपकी हेल्प करूंगा मैं। अब देखिए कैसे, यहां आप देख सकते हैं पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग, उसके बाद मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये 7 स्टेप होते हैं अकाउंट्स में जो आपको करने होते हैं। तो ये 7 स्टेप आपको अच्छे से समझने और याद करने हैं। चलिए, वैसे तो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस 7 स्टेप में क्या होता है, लेकिन अभी जल्दी से आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आपको शॉर्ट में याद हो जाए एक तरह से। चलिए अब देखते हैं यहां पे सबसे पहले क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि हमको ऐसी ट्रांजैक्शंस पहचाननी होती है जो अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं कंपनी के अंदर पूरे साल में। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने किसी और कंपनी को टेक ओवर कर लिया, उसी तरह कंपनी में कोई एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ, कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया और कंपनी से जो एक पुराना एम्प्लॉय था वो रिटायर हो गया। कंपनी में एक नया फर्नीचर खरीदा गया और जो पुरानी मशीनरी थी वो बेची गई। कंपनी में एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से 2 एम्प्लॉयज की डेथ हो गई या 2 वर्कर्स की डेथ हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या ये सारे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं? नहीं, इसमें से कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी कोई फर्नीचर खरीदती है तो उसके बदले में उन्होंने पैसा दिया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी इंप्लॉय को रिक्रूट कर रही है, रख रही है नौकरी पर, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। कंपनी हजारों इंप्लॉयज को रखती है, हजारों को निकालती भी है। अगर सबका रिकॉर्ड रखने लग गए तो वो अकाउंट्स में नहीं आएगा, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है किसी भी तरह की। हाँ, वो हमको इंप्लॉयज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा है कि लोग कौन कौन से लोगों ने हमारे पास काम किया है, लेकिन पैसे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफाइंग मतलब सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, आगे हम और बात करेंगे इसके बारे में। सेकंड, मेजर करना। एक बार आपने पहचान लिया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को मैं नंबरों में नोट कर सकता हूं, तो मेजर करने का मतलब क्या है, अब मैं उसको अपनी जो करेंसी है, अपनी कंट्री की जो करेंसी है, उसमें मेजर करूंगा उसकी वैल्यू।
मतलब उसकी कीमत पता लगाऊंगा, या उसकी जो मनी में मोनेटरी टर्म में जो वैल्यू है उसको पता लगाऊंगा मैं। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं पहचानूंगा कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। सेकेंड पार्ट में मैं ये देखूंगा कि उसकी मनी वैल्यू क्या है। क्लियर। तीसरे में रिकॉर्ड। अब जब मुझे पता लग गया है कि इसकी मनी वैल्यू ये है, तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड करने में देर नहीं लगाऊंगा, अब मैं उसको कहीं पे लिख लूंगा। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये सबसे बेसिक टर्म होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहला स्टेप बेसिकली इसको ही समझा जाता है कि रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, पहले पहचाना, उसके बाद मेजर किया, उसके बाद कहीं पे लिखना शुरू कर दिया। अब किस तरह से लिखते हैं, कौन कौन सी बुक्स में लिखते हैं, अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। रिकॉर्ड करने के बाद देखिए, अब रिकॉर्ड करने में हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको एक एक करके रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई हैं। जिस डेट पे हुई है और जिस समय में हुई है उसको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं एक के बाद एक। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रॉ फॉर्म में हमारे पास आ जाती हैं, कच्चे फॉर्म में आ जाती है। कच्चा फॉर्म मतलब देखिए, मशीन खरीदी उसकी ट्रांजैक्शन डाल दी, हमने सामान बेचा उसकी ट्रांजैक्शन डाल दी, अगले में मुझे सैलरी देनी पड़ गई उसकी ट्रांजैक्शन डाल दी, उसके बाद बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया उसकी ट्रांजैक्शन डाल दी। तो यहां पर क्या हो रहा है, लगातार ट्रांजैक्शन डाल रहा हूं और जो भी आ रही है उसको लिखता जा रहा हूं बस। तो क्या ऐसे अकाउंट समझ आएगा मेरे को जब बाद में पढ़ूंगा, लेकिन करना भी जरूरी है। तो देखिए, रिकॉर्डिंग करते समय मैं ये नहीं देखूंगा, अरेंज नहीं करूंगा अकाउंट्स को उनके नाम के हिसाब से, क्लासिफाई नहीं करूंगा, सिर्फ रिकॉर्ड करता जाऊंगा। सारी चीजें जो आ रही है वो रिकॉर्ड करते जाऊं, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी आप पहले रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद क्लासिफाई करो। अब ये क्लासिफाई मतलब क्या है कि जो एक तरह के अकाउंट्स हैं उनको एक साइड रख दो। अकाउंट्स को क्लासिफाई करना, अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डेटर होता है। डेटर कौन होता है, जिसने हमारी कंपनी से उधार लिया हुआ है। अब ऐसा एक ही डेटर तो होता नहीं है जो उधार लेगा, बहुत सारे डेटर होते हैं। कुछ लोग हमसे सामान उधार ले जाते हैं, कुछ लोग कैश उधार ले जाते हैं। ठीक है, तो डेटर बहुत तरह के होते हैं। तो मैंने क्या किया, सभी डेटर्स को एक जगह लिख दिया, सभी क्रेडिटर्स को एक जगह लिख दिया, सभी एसेट्स को, जितनी भी मैंने एसेट्स ली थी, मान लीजिए मशीन्स जितनी भी ली थी मैंने, तो 3-4 तरह की मैंने मशीन्स ली, उनको एक तरफ लिख दिया कि सिर्फ मशीन में मैंने इतना काम किया, मशीन इतनी खरीदी बेची। ठीक है, कैश को एक तरफ लिख दिया कि मेरी पूरे साल में इतनी कैश ट्रांजैक्शंस हुई थी। मान लीजिए 100 बार कैश आया और गया, तो मैंने 100 बार यहां पर कैश को बिल्कुल अलग से लिख दिया, कैश का अकाउंट बना के। तो उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। इससे क्या होगा कि मुझे साफ साफ पता लगेगा। अब मान लीजिए मुझे कल को किसी डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं सीधा डेटर्स के कॉलम में चेक करूंगा, और फालतू के मशीनरी और प्लांट, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं सिर्फ डेटर का अकाउंट ही चेक करूंगा। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। अच्छा, क्लासिफिकेशंस में क्या होता है, क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो बहुत बड़े बड़े अकाउंट बनते हैं। अब देखिए, कंपनी है, पूरे साल में तो कई ऐसे डेटर रहे होंगे जिन्होंने उधार लिया होगा, या कई ऐसे डेटर रहे होंगे जिन्होंने उधार का पैसा वापस भी कर दिया। कैश हमारा कितनी बार आया और गया होगा, सोचिए। कंपनी के पास तो करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरे साल की, लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो कैश का हिसाब कैसे रखेंगे। तो देखिए, क्लासिफाइंग तो हमने कर दिया, लेकिन अब उसको छोटा करना जरूरी है, उसको समराइज करना जरूरी है, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो छोटे में एक ही पेज में बना दें, ताकि और सामने वाले को समझ भी आ जाए जिसको हम दिखा रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे, समराइजिंग। तो समराइजिंग अगला स्टेप होता है। समराइज करने का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की थी और क्लासिफाई की थी, अलग अलग कर दिया था, सब ट्रांजैक्शंस को ग्रुप में बांट दिया था, अब उनको छोटे में लिखना है। अब ये छोटे में कैसे लिखना है, ये आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। अब देखिए, यहां पे हमारा जो अकाउंटिंग का कंप्लीट हो गई है, जो अकाउंटिंग राइटिंग में होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनके रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब उसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब एनालाइज करना। ये ज्यादातर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। इंटरनल मैनेजमेंट क्या करती है, जैसे ही अकाउंट्स रेडी होते हैं उसको पढ़ने बैठ जाती है और ये समझती है कि इस बार हमसे क्या गलतियां हुई हैं,
अगर कंपनी लॉस में है या अगर फायदे में है तो हमने कौन से स्टेप्स लिए थे और कौन सी फील्ड से फायदा हुआ हमको। क्या सेल्स हमारी ज्यादा हुई या खर्चे हमारे कम हुए, कैसे फायदा हुआ हमको। तो ये सारी चीजें जाननी जरूरी है कंपनी के लिए। तो इंटरप्रेट और एनालाइज करने का मतलब भी वही है। कंपनी अकाउंट्स को एनालाइज करती है, अच्छे से पढ़ती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या इसमें अच्छी चीजें हैं हमारे लिए, कौन से जो सिग्नल्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं और कौन से बैड सिग्नल्स हैं इसमें, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इतना कर लेने के बाद लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनल के लिए, मैनेजमेंट यूज करती है। और कम्युनिकेटिंग करने का मतलब है, कम्युनिकेट करने का मतलब है बात करना, किसी भी माध्यम से बात करना और अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देना। तो लास्ट में क्या होता है, जो कंपनी है कम्युनिकेट करती है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के। अभी कम्युनिकेट कैसे भी कर सकती है, आपने देखे होंगे कभी कभी न्यूज़पेपर में किसी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें बैलेंस शीट बनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बना होता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं। तो एक ही पेज पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पूरे साल कंपनी ने क्या किया। अगर आप चाहें तो किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पड़े होते हैं वेबसाइट में, जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्यों डालती है कंपनी, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले सके और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता लग सके, और उसके अलावा बैंक से अगर लोन चाहिए तो हमारे कैरेक्टर के बारे में बैंक को पता लग सके, हमारी स्टेटस के बारे में बैंक को पता लग सके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके 7 पॉइंट हैं, सातों मैंने आपको समझाने की अभी कोशिश की है। हालांकि अभी इसके बाद आप पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके डिटेल्ड व्यू पॉइंट्स। जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आइए स्टूडेंट्स जल्दी से देख लेते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बिल्कुल सेम 7 स्टेप्स हैं जो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको बताया मैंने। उसका डिटेल वर्जन पढ़ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं उसी को सिर्फ लिखना है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे बस वही चीज लिखी है, टू आइडेंटिफाई विच ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखनी है। ट्रांजैक्शंस ओनली ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू आपको पता है, उसको आप कीमत में निकाल सकते हो, तो यही रिकॉर्ड करना है। सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी आपको पता है कि जितना सामान आपने बेचा है उनकी वैल्यू क्या है, उसको फाइनेंशियल टर्म्स में निकाल सकते हो, तो इसको भी आप लिख सकते हो। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको लिखना नहीं होता है। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि पैसे के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, तो उसको आपको नहीं लेना है। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोई एक एम्प्लॉय आ गया है हमारी कंपनी में काम करने के लिए, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एक एम्प्लॉय आ चुका है। हालांकि उसकी सैलरी वगैरह जब हम देंगे तो ये मेंशन जरूर करेंगे कि कितनी सैलरी है उसकी, तो इसको हम फाइनेंशियल टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक एम्प्लॉय रिक्रूट किया या 4-5 एम्प्लॉय को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है, उन्होंने रिजाइन दे दिया किसी वजह से, या स्ट्राइक हो गई अगर कंपनी में, वर्कर्स ने किसी वजह से स्ट्राइक कर दी कंपनी में, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि स्ट्राइक हो गई कंपनी में, क्योंकि इससे मनी वैल्यू नहीं पता लग रही है हमको कोई भी। तो जो भी ट्रांजैक्शंस मनी वैल्यू बताते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है, इसी को बोला जाता है आइडेंटिफाइंग। आपको छांटना है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, आपको छांटना है कौन से वैल्यू रखते हैं फाइनेंशियल वैल्यू और कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल वैल्यू नहीं रखते हैं। अब एक बार आपने छांट लिया, आपने ग्रुपिंग कर दी, तो जो फाइनेंशियल वैल्यू है उसकी असली वैल्यू पता लगानी है। कहने का मतलब अब आपको पता लग चुका है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन इसके सामने नंबर क्या लिखूंगा, डिजिट्स कौन से लिखूंगा। ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यू तो मेरे को पता लग गई है, लेकिन अब मुझे इसके आगे नंबर कौन सा लिखना है, उस चीज को बोलते हैं मेजरिंग। उसको मेजर करूंगा मैं, और किससे मेजर करूंगा, अपनी होम करेंसी से। ठीक है, अब जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, तो जितने भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे इंडिया में, इंडियन कंपनी जो भी अकाउंट्स बनाएगी वो रुपीज में ही इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगी। तो रुपीज में सारे सबको मेजर करके उसको पूरी तरह अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, परचेज ऑफ गुड्स 10 टन स्टील फॉर रुपीज 2,50,000।
तो यहां पर सामान खरीदा गया है कंपनी के द्वारा और 10 टन, कितना सामान खरीदा है? 10 टन सामान खरीदा है, 10 टन स्टील खरीदी है और कितने में? 2.5 लाख रुपए में। तो यहां पर दो नंबर्स आ रहे हैं, एक तो 10 टन और एक 2.5 लाख। कौन सा रिकॉर्ड करें बताइए? 10 टन रिकॉर्ड कर दूं या उसकी मनी वैल्यू रिकॉर्ड करूं? बिल्कुल सही है, मनी वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा मैं, जो भी ट्रांजैक्शन की नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो इसका मतलब अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। एक बार पहचान लिया, उसके बाद उसको मनी वैल्यू में भी मेजर कर लिया उसको, अब लिखना शुरू करेंगे अकाउंट्स को। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है राइटिंग ऑफ अकाउंट्स में। तो यहां देख सकते हैं टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जब भी सबसे पहली बार कोई ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी सबसे पहली बार कहीं रिकॉर्डिंग हुई है, उसको बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री। देखिए, एक बार एंटर करने के बाद उसको और जगह बाद में शिफ्ट किया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसके, तो वो जो हो जाएगी वो सेकेंडरी एंट्री हो जाएगी, वो ओरिजिनल नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो एंट्री की जाती है कोई भी ट्रांजैक्शन के बाद, उसको रिकॉर्डिंग बोला जाता है, इसीलिए इनको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है रिकॉर्डिंग को। क्लियर? तो ओरिजिनल एंट्री की जो भी बुक्स होती हैं उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है, और ओरिजिनल एंट्री की जो बुक है उसका नाम क्या है? जर्नल। सो हम जर्नल एंट्रीज डालना सीखेंगे आगे जाके अकाउंट्स में। तो जो सबसे पहली एंट्री पड़ती है वो जर्नल बुक में पड़ती है, तो उस बुक का नाम क्या होता है? जर्नल। क्लियर? आपको अच्छे से बताया जाएगा कि जर्नल क्या होता है, उसमें किस तरह से एंट्री डाली जाती है, और जर्नल को आगे भी डिवाइड किया गया है। जर्नल इज फर्दर सब डिवाइडेड टू कैश जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल एटसेट्रा। तो अलग अलग जर्नल बनाए गए हैं, अलग अलग बुक्स बनाई गई हैं, तो सीधा आप उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जितना भी कैश के ट्रांजैक्शंस है आप कैश जर्नल में दिखा सकते हो, जितने भी परचेज के ट्रांजैक्शंस है उसको परचेज जर्नल में दिखाया जाएगा। तो हालांकि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इतना समझना है कि रिकॉर्डिंग होता है सबसे पहला स्टेप, जब सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, जब वो हो जाते हैं तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें उल्टे सीधे रिकॉर्ड हो जाते हैं। उल्टे सीधे मतलब गलती नहीं होती है, उल्टे सीधे मतलब है कि ट्रांजैक्शन तो अलग अलग तरीके के हो रहे हैं, अलग अलग अकाउंट्स को इफेक्ट करेंगे। कोई ट्रांजैक्शन कैश का हो रहा है, कोई उधार का हो रहा है, कोई मशीन खरीद रहे हैं तब हो रहा है, कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं तब हो रहा है। ठीक है? कोई मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है कुछ सामान में, तो उसका भी ट्रांजैक्शन डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो गए, अब उसको छांटना है अलग अलग, ताकि हमको अलग से दिखाई दे कि कैश कितनी बार आया गया, मशीन कितनी बार खरीदी बेची गई, जो हमने सामान खरीदा है परचेजेज जिसको बोलते हैं, तो वो कितनी बार हमने खरीदा है रॉ मटेरियल, और हमने सामान बेचा है तो वो कितनी बार बेचा है। तो ये अलग अलग करना जरूरी है, तो उसके लिए क्लासीफाइंग होता है। तो यहां देख सकते हैं टू क्लासीफाई सिमिलर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, दैट इज लेजर बुक। देखिए, जर्नल बुक बनाने के बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो लेजर बुक होता है। अब देखिए, अजीबोगरीब नाम है, अब आपको लग रहा होगा कभी नाम नहीं सुने हमने, तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि देखिए पहली बार आप सुन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे आप, क्योंकि बहुत कॉमन नाम है ये। जर्नल एंट्री तो आपका 12th में भी आएगा, ठीक है? जर्नल एंट्री 12th में भी आता है, लेजर भी 12th में आता है, तो धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। बस अभी आप ये समझिए कि लेजर जो होता है वो जर्नल के अगला स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर। जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देते हैं, और लेजर में हम अब क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको छांट छांट के लिख रहे हैं अलग अलग, तो सबका अलग लेजर बनता है। लेजर क्या होता है? एक ऐसी बुक अंडर विच ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड। अब देखिए, लेजर कुछ इस तरह का लेजर अकाउंट दिखता है, ठीक है? अब जैसे कि कैश अकाउंट मैंने बना दिया, तो इसमें जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी वो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जितनी भी कैश की होंगी। जो कैश की नहीं होंगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरह का लेजर बनता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। यहां देखिए एग्जांपल लिखा है, मशीनरीज अकाउंट ओनली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो जो मशीनरी अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मशीन के बारे में हम लिखेंगे, कितनी बार मशीन खरीदी गई, कितनी बार बेची गई, और कितनी बार उस पर डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन मतलब आपको पता है, जब मशीन की वैल्यू गिरती है, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिरती है टाइम के साथ, उसके यूज के साथ, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं।
तो उसको भी मशीन अकाउंट में दिखाना जरूरी होगा, क्योंकि उसकी वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो आई होप ये 4 स्टेप आपको क्लियर है। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाइंग, उसके बाद हमने मेजर करना सीखा, उसके बाद हम रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं, और उसके बाद क्लासिफाइंग। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हो गए। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट 3 पॉइंट्स की तरफ। सो 5th पॉइंट क्या बोलता है? समराइजिंग। अब देखिए, आपने क्लासिफाई कर लिया है, लेकिन क्लासिफिकेशन में भी एक प्रॉब्लम होती है कि क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। अब कैश ट्रांजैक्शंस भी हजारों में होते हैं, अगर आप देखें पूरे साल के ट्रांजैक्शंस। सो कैश तो डेली बेसिस पे आता जाता रहता है, आपको पता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल अकाउंट होता है कैश का, तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश अकाउंट में, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तो अगर हम किसी के साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं कि हमारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इतना हुआ है, तो उसको सारे ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा सकते, और अगर दिखाएंगे भी तो उसको समझ नहीं आएगा। वो कहेगा आपने इतना बड़ा अकाउंट क्यों पकड़ा दिया मुझे, सर पकड़ के बैठ जाएगा वो अपना। तो यहां पे यूजर्स की आसानी के लिए क्या कर सकते हैं हम? उसको समराइज करेंगे। मतलब जो इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हम लेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि किसी को डिटेल में जाना है तो वो डिटेल्ड अकाउंट भी चेक कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो ऊपर से देखना चाहते हैं अकाउंट्स को, तो उनके लिए समराइजिंग स्टेप करना होता है। समराइजिंग मतलब टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डेटा इन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। तो जो क्लासिफाइड डेटा आपने इकट्ठा किया है, जो कि काफी लेंथी हो चुका है, उसको शॉर्ट में और इजी वे में सामने वाले को दिखाना, ताकि वो समझ सके। तो ये किनकी हेल्प करता है? हेल्प्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सो दोनों यूजर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कंपनी के अंदर बैठे जो यूजर्स होते हैं, जिसमें मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग आते हैं, तो उनके लिए भी यूजफुल होता है समराइज्ड डेटा। उनको बहुत जल्दी समझ आता है समराइज्ड डेटा को देखने के बाद। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन से आ जाते हैं? बैंक हो जाता है, गवर्नमेंट हो जाती है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स हो जाती हैं, और इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व, हालांकि अकाउंट्स इन्वॉल्व आपको अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल याद करना होगा, क्योंकि अकाउंट्स इन्वॉल्व जो हैं वो एग्जाम में डेफिनेशन में तो आपको लिखने पड़ेंगे, और साथ साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मेंशन करना होगा। अब देखते हैं कौन से अकाउंट्स है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट। देखिए, हो सकता है आपने इन दोनों का नाम नहीं सुना हो, लेकिन बैलेंस शीट का नाम आपने सुना होगा। अभी 11th में आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, उससे पहले भी आपने बैलेंस शीट का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि इस कंपनी की ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट कैसी होती है? देखिए, बैलेंस शीट कुछ इस तरह की होती है। इसमें भी 2 कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखते हैं, यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स। ठीक है, जितनी भी एसेट्स होती है, और जो भी मशीन हमारे पास है, जितनी साल के एंड में बच गई है, उसको लिख दिया जाता है। उसके अलावा एसेट्स में और क्या क्या आता है? जो भी फर्नीचर है, मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीजें जो साल के एंड में बच गई है वो लिख दी जाती है। और लायबिलिटीज में बेसिकली कैपिटल आता है। कैपिटल जो मालिक का पैसा है, जो प्रोप्राइटर का जो इन्वेस्टमेंट है हमारी कंपनी में। उसके अलावा और लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स आ जाता है। तो साल के एंड में कितने क्रेडिटर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी जाती है। तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि साल भर में कितने लोगों को पैसा दिया, कितने लोगों से पैसा आया, सीधा सीधा उठा के लिख दिया यहाँ पे कि साल के एंड में ये वैल्यूज बची हैं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को, जो यूजर्स हैं, उनको ये पता लगता है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में साल खत्म होने के दिन जब ये बैलेंस शीट बनाई गई, तो हमारे पास ये एसेट्स थी और ये लायबिलिटीज थी। तो इसको बोलते हैं समराइज करना चीजों को। ठीक है, हालांकि ये ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग P&L अभी नहीं बना के दिखाया, क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं होगा। जब ये हम चैप्टर्स करेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। चलिए, समराइज करने के बाद, डेटा को छोटा कर लेने के बाद, उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट कौन करता है? जो इंटरनल यूजर्स होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन आई है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो आई हैं, वो क्या बोल रही हैं हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। देखते हैं। टू मेक मीनिंगफुल असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और लॉस, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस की, वो प्रॉफिट और लॉस से पता लगती है।
ठीक है, तो मैनेजमेंट ये देखेगी कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है, लॉस हुआ है तो हमको कुछ ऐसे आइडियाज लाने पड़ेंगे, नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे जिससे अगले साल हमको प्रॉफिट हो। तो ये इंटरनल यूजर्स के लिए बेसिकली इंटरप्रेटिंग हो गया। तो यहाँ पे 6 स्टेप खत्म होता है और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो आउटसाइडर्स को पहुंचा दी जाती है जो कि एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ताकि वो भी उसको यूज कर सके और अपने हिसाब से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, जिसमें मैं आपको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।